गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैरियर बूस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने आया हूं दूसरे टॉपिक को लेकर। इसके पहले मैंने प्रायद्वीपीय पठार में आपको पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में बताया था। फिर मैंने कल बताया था कि आपको पूर्वी घाट पर्वत के बारे में आज अवगत कराऊंगा। तो आज हम पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। पूर्वी घाट का जो प्राचीनतम नाम है वो महेंद्रगिरी है। इसे महेंद्रगिरी भी कहा जाता है। एग्जाम भी आप पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वी घाट जो पर्वत है उसका प्राचीनतम नाम क्या था। तो प्राचीनतम नाम क्या था? महेंद्रगिरी। तो अब हम बात करेंगे इस पूर्वी घाट की विशेषताओं और विस्तार की। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे विस्तार पर। विस्तार की बात करेंगे। पूर्वी घाट का विस्तार जो है 3 टुकड़ों में हुआ। टुकड़ों में इसलिए हुआ है क्योंकि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों के कारण क्या है, इन पहाड़ी को यानी पूर्वी घाट को क्या किया है, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस वजह से इसको हम एक सीधे नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका विस्तार की इतना है, फिर इतने किलोमीटर है। जैसे कि मैंने पश्चिमी घाट के विस्तार को बताया था कि ये क्या है, 1600 किलोमीटर है। तो ऐसे नहीं है, पश्चिमी घाट का क्या था, एकदम सीधा था, ऐसे था। ये क्या है, विभाजित हो गया है। तो इसका विस्तार जो मुख्य रूप से देखा जाएगा वो महानदी ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक है। लेकिन ये क्या है, विभाजित होता चला गया है। जैसे एक विभाजित कहाँ से कहाँ तक हुआ, महानदी से लेकर आंध्र प्रदेश यानी ओडिशा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु। तो इस तरह से इसकी ये मुख्य विशेषताएं थी। अब अगली इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ऊंची चोटी है जिसका नाम है अरमाकोंडा। क्या नाम है, अरमाकोंडा। इसकी कुल ऊंचाई 1680 मीटर है और ये विशाखापट्टनम ओडिशा में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछता है कि पूर्वी घाट जो आपका पर्वत है, इस पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो अरमाकोंडा विशाखापट्टनम ओडिशा में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 1680 मीटर है। फिर हम आगे चलेंगे, बात करेंगे महेंद्रगिरी की। महेंद्रगिरी क्या है, ये भी पूर्वी घाट की चोटी है और जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है इसकी कुल ऊंचाई जो है 1520 मीटर है। तो इस तरह से ये पूर्वी घाट पर्वत के विशेषताओं को मैंने प्रस्तुत किया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्वत की। ओके, अगला पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हम अब इस पर बात करेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ी की जो विशेषता है, इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, क्योंकि इस जगह पर नील की खेती सर्वाधिक होती थी। अब नीलगिरी पहाड़ी की हम बात करेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये स्थित है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। कितने राज्यों के, 3 राज्यों के बीच में स्थित है। इसीलिए इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कौन है, नीलगिरी की पहाड़ी। एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। तो इस तरह से इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि ये 3 राज्यों को जोड़ती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। फिर इसकी अगली विशेषता है कि इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम डोडा बेट्टा, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। कुल ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की यह जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा। और ये एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन आया भी है और बनेगा भी आने वाले एग्जाम में।
तो इस तरह से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। और डोडा बेटा कहाँ है? डोडा बेटा आपका नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है सबसे ऊंची, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। अब इसकी और अगली विशेषताओं पर हम ध्यान देंगे। तो इसमें क्या है, पूछ लेता है कभी कभी, दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल यानी हिल स्टेशन कौन सा है? तो ऊटी है। और ऊटी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी का कुछ भाग कहाँ पर है? तमिलनाडु। और ये जो आपका हिल स्टेशन है यानी कि स्वास्थ्यवर्धक स्थल, ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। और उसको तमिलनाडु राज्य की स्थानीय भाषा में उतक मंडलम कहते हैं, उतक मंडलम। तो इस तरह से यहाँ पर भी एग्जाम भी आप पॉइंट से जो आपका प्रश्न बनेगा, पूछ लेगा दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल यानी हिल स्टेशन ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और आए हुए भी हैं। अब हम अगले पर्वत की बात करेंगे, अगली पहाड़ी की बात करेंगे। ओके, नीलगिरी पहाड़ियों की और भी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को इस तरह से यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। तो इसमें नीलगिरी पहाड़ियों की जो और विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें एक है पालनी की पहाड़ियाँ। ये एग्ज़ाम भी आप पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि इनमें से पालनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पालनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फिर आगे हम बात करेंगे, इसमें एक और पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये केरल और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये सब जो है नीलगिरी पहाड़ियों के बाद की ये पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ बताए थे, तो नीलगिरी पहाड़ी के बाद आपकी एक पहाड़ी है अन्नामलई की पहाड़ियाँ। अन्नामलई की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? ये केरल और तमिलनाडु में है। और इसी में एक है अन्नामुडी की पहाड़ी। अन्नामुडी की पहाड़ी या पर्वत, अन्नामुडी जो है ये भी नीलगिरी के ही समीप है। और ये नीलगिरी के समीप होने के कारण इसे कहा जाता है कि ये नीलगिरी में जो सबसे ऊंची यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। यहाँ पर भी एग्जाम भी आप पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आए हुए भी क्वेश्चन हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो क्या है? अन्नामुडी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। और अभी इसके पहले मैंने बात किया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और वो कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। तो इस तरह से इसकी एक और विशेषता थी। और अगली विशेषता इसकी है कि नीलगिरी पहाड़ी यानी कि जो ये पश्चिमी घाट है, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट के बीच एक आपका गैप है, घाट है, जिसका नाम क्या है? सैनकोट गैप। और ये सैनकोट गैप जो है ये किसके किसके बीच है? कर्नाटक और केरल, यानी कि केरल के त्रिवेंद्रपुरम और कर्नाटक का मदुरई को क्या करता है? ये सैनकोट गैप एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना यहाँ पर। अब अगली बात करेंगे, एकदम दक्षिण में इलायची की पहाड़ी जो केरल राज्य में, पूछ लेता है कि सबसे दक्षिण में वह कौन सी पहाड़ी है जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित होगी?
वो होगी इलायची पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, ये केरल राज्य में। तो इस तरह से यहाँ पर ये नीलगिरी की कुछ और विशेषताएं थी जो मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया। अब अगली पहाड़ी की हम बात करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत के विस्तार की बात करेंगे। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, और ये भ्रंश प्रकार का पर्वत है, या इसे हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन बना है और बनेगा कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है। तो सतपुड़ा क्या है, भ्रंश प्रकार का, यानी ब्लॉक प्रकार का क्या है आपका ये पर्वत है। अब आगे हम बात करेंगे। तो इस सतपुड़ा की जो मुख्य 3 पहाड़ियां हैं, 1, 2, 3, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक, 2 मुख्य रूप से 2 पहाड़ियां कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, ये दोनों मुख्य रूप से मैंने पहले बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद तीसरी पहाड़ी की जो हम बात करेंगे, ये मैकाले की पहाड़ियां हैं, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अब सबसे पहले हम सतपुड़ा पहाड़ियों की विशेषता बताएंगे। तो सतपुड़ा पहाड़ी की विशेषता करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। और धूपगढ़ में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। फिर आगे हम बात करेंगे महादेव की पहाड़ियाँ, इसमें कोई हिल स्टेशन नहीं पाए जाते हैं। तीसरा मुख्य रूप से बात करेंगे जो कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या है, मैकाले की पहाड़ियाँ, या इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या है, प्रसिद्ध चोटी है, क्योंकि यहाँ से 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 2 नदियों का उद्गम स्थल है। अभी जब हम आपको अपवाह तंत्र बताएंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर एक नदी है नर्मदा और दूसरी है सोन। इन 2 नदियों का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है। तो इस तरह से ये था सतपुड़ा पर्वत का विस्तार और इसकी विशेषताएं। उन विशेषताओं में मैंने 3 पहाड़ियों को बताया, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाले की पहाड़ियाँ। एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन मैकाल की पहाड़ियों का बनेगा तो पूछ लेगा अमरकंटक इनमें से किस पहाड़ी की चोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैकाले की पहाड़ी। अब आगे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। ओके, जैसा कि अब हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत पर, तो विंध्याचल पर्वत की विशेषताओं की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, इसे प्राचीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है, प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो प्राचीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है, विंध्याचल को। और इस विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक है, यानी एमपी से लेकर कहाँ तक, झारखंड तक। तो अब इस विंध्याचल पर्वत की मुख्य 4 पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से पहली है विंध्याचल, दूसरी है भंडौर, तीसरी है कैमूर और चौथी है पारसनाथ। अब इन चारों पहाड़ियों की मैं विशेषता बतलाऊंगा। तो विंध्याचल पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, भांडौर की भी पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, कैमूर की भी पहाड़ी जो है वो आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाकर है। और उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड में है। मुख्यतः कैमूर की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में, मुख्यतः देखा जाए तो कैमूर की पहाड़ी का जो क्षेत्र विस्तृत है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो इस कैमूर की पहाड़ी से आपकी जो है महानदी का उद्गम होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं।
हम आप क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से बस नर्मदा और सोन। महानदी का जो उद्गम स्थल होता है वो होता है कैमूर की पहाड़ी से। तो यहाँ पर इन 4 पहाड़ियों की विशेषता हुई। और ये जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को उत्तर और दक्षिण में क्या करता है, विभाजित करता है, क्योंकि इसके भारत के मध्य से इनकी श्रृंखलाएं क्या हैं, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक क्या है, विस्तृत हैं। तो यहाँ पर भी एक आपका एग्जाम भी आप पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा भारत को उत्तर और दक्षिण में क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित कौन करता है, विंध्याचल पर्वत विभाजित करता है। और अब हम बात करेंगे विंध्याचल पहाड़ी में एक आपकी गिर की पहाड़ी स्थित है जो गुजरात राज्य में है। और गिर की पहाड़ी बहुत फेमस है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाएंगे, गिर की पहाड़ियों में पाए जाएंगे। और यहीं पर एक विंध्याचल पहाड़ी में वन पक्षी विहार है जहाँ पर क्या है, आपका सफ़ेद तेंदुआ पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कहाँ या किस पहाड़ी पर सफ़ेद तेंदुए पाए जाते हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ी पर एक वन पक्षी विहार है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सफ़ेद तेंदुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में आपको बताया था कल जैसा। आज ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। कल मैं आपको इस प्रायद्वीपीय पठार के जो 7 पठारों को मैंने वर्गीकृत करके बताया था, उसमें से कल सबसे पहले मैं आपको मालवा के पठार से अवगत कराऊंगा। जहाँ तक उम्मीद है जो मैंने ये आपको टॉपिक समझाया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप इस सारे टॉपिक को क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और या फिर से दोबारा इस वीडियो को आप देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। और इसी के साथ हमारे इस YouTube चैनल को आप यानी कैरियर बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ बढ़ाएं और भी जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं। ओके, लाइक, ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैरियर बूस्टर YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण सब्जेक्ट सीटेट 2020 जो 5 जुलाई को होगा उसके सिलसिले में इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। इसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और उस 30 क्वेश्चंस की गारंटी के साथ मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, जिसमें से आपका 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस के नंबर गेन कर लेंगे आप। तो आज हम चलते हैं पर्यावरण पर बात करते हैं। देखिए, किसी सब्जेक्ट में जाने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण क्या है पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक ही प्रश्न गूंजता है, चलता है कि पर्यावरण क्या है। आज से नहीं, हम लोग जो है 6 क्लास से 5 क्लास से यानी कुल मिला के आपके फर्स्ट क्लास से लेकर यहाँ तक कि आप BSc भी करते हैं, MSc भी करते हैं, वहाँ तक ये इस पर्यावरण सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो आप और हम इस कुल मिला के ये जानकारी रखना चाहें कि हम आप बचपन से ही पर्यावरण को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण क्या है। पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, पर्यावरण क्या है। तो हमारे चारों तरफ या हमारे चारों तरफ जो है जीव जंतु हमारे चारों तरफ क्या है, रहते हैं। रहने के बाद क्या है, ऐसी अवस्था में हम उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये तो एकदम साधारण भाषा में मैंने बताया। अब आपको और अच्छे तरीके से बताएं तो जिस जगह पर या जिस स्थल पर बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक अजैविक पाए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे पर्यावरण कहेंगे। तो पर्यावरण क्या है, अब इस पर्यावरण क्या का पहला जो आपका टॉपिक होगा वो ये होगा कि पर्यावरण शब्द जो है, यह इन्विरॉन एक शब्द है फ्रेंच। क्या है, इन्विरॉन।
इनविरॉन शब्द जो है ये क्या है? फ्रेंच शब्द है। इनविरॉन, और कहीं कहीं पर इन्वायरनर भी दिया रहता है। इन्वायरनर क्या दिया रहता है? इनवायरनर। दो शब्द आपके रहते हैं, कहीं कहीं पे इनविरॉन और कहीं कहीं पर क्या है? इन्वायरनर। तो इन दोनों शब्दों को आप अपने ध्यान में रखेंगे। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो इस फ्रेंच शब्द का जब हम अलग अलग इसके दो फैक्ट करेंगे, तो पहला फैक्ट होता है कंप्लीट सराउंडिंग। क्या होता है? कंप्लीट सराउंडिंग। इनविरॉन का दो फैक्ट बनेगा। क्या होगा? कंप्लीट सराउंडिंग। कंप्लीट सराउंडिंग की जो हिंदी होगी, संपूर्ण, यानी पूरे तरीके से हमारे चारों तरफ जो जीव जंतुओं का क्या होता है? रहन सहन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सराउंडिंग। अब इस कंप्लीट सराउंडिंग में दो चीज़ें होंगी। पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक, अबायोटिक मीन्स अजैविक। बायोटिक मीन्स क्या हुआ? जैविक। अबायोटिक मीन्स अजैविक। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीव पाया जाए, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ओके, मानव, इस तरह के क्या हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके जैविक कहलाएंगे। अजैविक में जैसे जंगल, मैदान, पर्वत, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? अजैविक कहलाएंगी। मैं आपको सिर्फ पर्यावरण सब्जेक्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इसका जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है, वो कल मैं बताया था आपको परिवार और मित्र पढ़ना है। मैंने ये सोचा कि आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इसमें मैंने बताया कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण की मैंने परिभाषा बताई। फिर मैंने ये बताया आपको कि ये जो है एक फ्रेंच शब्द से बना है, और उस फ्रेंच शब्द का नाम क्या है? इनविरॉन या इन्वायरनर। दो नाम हैं इसके। तो इन दोनों का जो मीन्स निकलेगा, वो निकलेगा कंप्लीट सराउंडिंग। और कंप्लीट सराउंडिंग में दो चीज़ें आपकी हैं, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक वस्तुएं। इस तरह से ये आपका इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में मैंने बताया। अब हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परि प्लस आवरण। परि मीन्स क्या है? चारों ओर से या चारों तरफ से। आवरण मीन्स घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से जैविक अजैविक वस्तुओं और जीवों का घिरा हुआ को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो इस तरह से ये पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ था। अब पर्यावरण की डेफिनेशन पर, परिभाषा पर जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैविक जीवों के वास स्थान के चारों तरफ पाए जाने वाले अवयव या तत्व हम क्या कहते हैं? उसे पर्यावरण कहते हैं।
कैसे? जैविक जीवों के चारों तरफ जो अवयव यानी तत्व पाए जाते हैं जहाँ पर वो निवास करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये क्या था? आपका परिभाषा थी। तो इस तरह से मैंने आपको पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बताया। पर्यावरण किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से लिया गया है। उस फ्रेंच भाषा का नाम इन्वायरन है या इन्वायरनर है। फिर मैंने हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ बताया। तो इस तरह से ये क्या हुआ? ये आपका पर्यावरण का टॉपिक जो मैंने इंट्रोड्यूस आपको कराया। और भारत में पर्यावरण का जो मामला सामने आया वो 1986 में 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को घोषित किया गया। तो इस तरह से जहाँ तक उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो अब हम आपको थोड़ा सा जो है इसका विषय वस्तु पर चलेंगे। और विषय वस्तु में जो पहला चैप्टर है आपका परिवार, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। ओके, चलिए हम परिवार से आपको अवगत कराते हैं। परिवार की परिभाषा क्या है? भारत में समाज की आधारभूत इकाई है। और इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। और परिवार जो है इंग्लिश शब्द के फैमिली से लिया गया है। और परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है। फैमुलस का जो अर्थ होता है वो नौकर होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नौकर होता है। नौकर का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो इधर उधर दूसरे की नौकरी करें, अपने घर के जो कार्य हम करते हैं, जैसे हमारे बड़े दादाजी ने कहा कि बेटा ये काम कर लेना आज शाम तक, तो परिवार का जो शाब्दिक अर्थ निकला लैटिन भाषा के अनुसार, उसका अर्थ जो निकला वो है नौकर। तो कुछ साइकोलॉजिस्टों का मत है, जैसे लूसी मेयर के अनुसार उन्होंने क्या कहा? परिवार एक गृहस्थ समूह है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ये किसने कहा था या किसका ये कथन है? तो लूसी मेयर का है। साइकोलॉजिस्ट सेकंड जो है आपके वार्गेस तथा लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक संबंधों में संगठित है। फिर मकाइवर के अनुसार, मकाइवर ने क्या कहा? परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण करते हैं। फिर जॉर्ज पीटर के अनुसार उन्होंने क्या कहा? परिवार एक सामाजिक समूह है। तो एक बार फिर मैं आपको इसको बताना चाहूँगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर लूसी मेयर का क्या मत है? लूसी मेयर ने कहा परिवार एक गृहस्थ समूह है। फिर वार्गेस तथा लॉक के अनुसार क्या हुआ? इन्होंने कहा परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक संबंधों में संगठित है। मकाइवर के अनुसार परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण करते हैं। जॉर्ज पीटर मुर्डोक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किसका मत है कि परिवार एक सामाजिक इकाई है या सामाजिक समूह है। तो जॉर्ज पीटर मुर्डोक के अनुसार। तो इस तरह से ये परिवार का पहला स्टेप था, पहला टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। तो जहाँ तक उम्मीद है ये टॉपिक आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है सेटअप हो गया होगा। तो कल मैं आपको जो है परिवार के प्रकार बताऊंगा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो को आप और इस कैरियर बूस्टर ऑनलाइन जो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथ साथ हमारे व्यूअर्स को भी बढ़ाएं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ओके।